सीता ने ट्रिगर तो दबा दिया था, मगर राइफल का रुख भी जरा सा ऊपर को उठ गया था और गोलियां रेस्ट हाउस का रुख करने के बजाय आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारों को निशाना बनाने के लिए बुलंदियों की तरफ चली गई थी। फायरिंग की आवाज गूंजते ही रेस्ट हाउस के लान में भगदड़ सी मच गई और ठीक उसी वक्त दोनों पहाड़ों में फैले हुए मुजाहिदीन ने भी फायर खोल दिया। उनके हथियार अंगारे उगलने लगे। अब्दुर्रहमान भी सब मशीन गन से रेस्ट हाउस की तरफ गोलियां बरसा रहा था। सीता की राइफल झटका लगने से उसके हाथ से छूट गई थी। मैंने लपक कर राइफल उसके हाथ में थमा दी। शाबाश, मैंने उसका कंधा थपथपाया। अब तुम्हें कोई खौफ नहीं आना चाहिए, दबा दो ट्रिगर। सीता का खौफ वाकई दूर हो चुका था। अब वो बड़ी फुर्ती से फायरिंग कर रही थी। मैंने भी अपनी सब मशीन गन संभाल कर फायर खोल दिया। रेस्ट हाउस के लान में अजीब तमाशा नजर आ रहा था। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए रेस्ट हाउस की इमारत की तरफ भाग रहे थे, कुछ बदहवासी में इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके टकराने से दोनों तरफ की कनातें भी गिर गई थी और कई लोग कनातों की रस्सियों से उलझ कर गिरे थे। वसीलान में कई लाशें गिर गई थी, उनमें मर्द भी थे और बरहना औरतें भी। मेजें और कुर्सियां उल्टी पुल्टी पड़ी थी। बोतलों की शराब घास की आबियारी कर रही थी। एक जख्मी औरत ने उठकर भागना चाहा तो किसी तरफ से आने वाली एक गोली से उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए और वो ढेर हो गई। रेस्ट हाउस की तरफ से मुहाफिज फौजियों ने भी पहाड़ी की तरफ फायरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी तरफ से फायरिंग ज्यादा शदीद थी। सब मशीन गनों के अलावा हमारे पास मार्टर गने भी थी और मुजाहिदीन उसको भी इस्तेमाल कर रहे थे। गोले इधर उधर गिर कर फट रहे थे। एक गोला रेस्ट हाउस की छत पर गिरा और छत का वो हिस्सा उड़ गया। अब्दुर्रहमान से परली तरफ बैठे हुए मुजाहिद ने रॉकेट दाग दिया। रॉकेट रेस्ट हाउस की इमारत से टकरा कर फटा और दीवार में सुराख करते हुए अंदर चला गया। एक और रॉकेट फटा और इसके साथ ही तारीकी छा गई। गालिबन बिजली का जनरेटर भी जद में आ गया था। अंधेरा होने से पहले मैंने औरतों और मर्दों की कई लाशें गिरते हुए देखी थी। हमारी तरफ से फायरिंग अंधेरा होने के बाद भी कई मिनट तक जारी रही। फायरिंग के शोर में चीखों की आवाज भी वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी और फिर अंधेरे में चलाया गया मार्टर का एक गोला किसी ट्रक पर गिरा। ट्रक के परखचे उड़ गए और शोलों ने करीब खड़ी हुई दो जीपों को भी लपेट में ले लिया। अब्दुर्रहमान सीने के बल तेजी से रेंगता हुआ मेरे करीब आ गया। फायरिंग जारी रखी जाए कमांडर, उसने पूछा। अब कोई फायदा नहीं, अपने आदमियों को वापसी का हुक्म दे दो, मैंने कहा। अब्दुर्रहमान ने पतलून की जेब से एक पिस्तौल निकाला और उसका रुख ऊपर करके ट्रिगर दबा दिया। रोशनी की लकीर आसमान की तरफ उठती चली गई और फिर तारीकी में सुर्ख रंग रोशनी का एक छोटा सा गोला नमूदार हुआ जो फुलझड़ी की तरह बिखर गया। ये अपने साथियों को वापसी का इशारा था। हमारे आसपास मौजूद मुजाहिद अपना अपना असला संभाले पहाड़ियों के अंदर की तरफ भाग खड़े हुए। तुम दोनों मेरे साथ आओ कमांडर, अब्दुर्रहमान चीखा। मैंने सीता का हाथ पकड़ लिया और हम दोनों अब्दुर्रहमान के पीछे दौड़ने लगे। हमें ताकुब का खतरा नहीं था। रंगरलियां मनाने वाले फौजी अफसरों के इस टोले की हिफाजत के लिए चंद फौजी थे जिनके पास सिर्फ सब मशीन गने थी। उन्होंने अगरचा जवाबी फायरिंग की थी, लेकिन वो लोग भी हमारी फायरिंग की जद पर थे। उनमें से अगर कोई बच भी गया होगा तो रात की तारीकी में इन पहाड़ों में हमारे पीछे आने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन हम जल्द अज जल्द इस इलाके से दूर निकल जाना चाहते थे। हम 2 घंटों तक मुसलसल दौड़ते और तेज रफ्तारी से चलते रहे। गैर हमवार रास्ते पर कई मरतबा हमें ठोकरें भी लगी थी। सीता तो 2 मरतबा गिर भी चुकी थी। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। वो बुरी तरह थक गई थी और बार बार लड़खड़ा रही थी। बिलाखिर हम एक जगह रुक गए। सीता आगे को झुक कर बैठ गई। उसका सांस धूंतनी की तरह चल रहा था और मुंह से कफ बह रहा था। मेरी और अब्दुर्रहमान की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। तकरीबन 15-20 मिनट बाद हम अपनी कैफियत पर काबू पा सके थे। मैंने इधर उधर देखा। हम उस वक्त नशेबी इलाके में थे। हमारे इर्द गिर्द कैक्टस के पौधे फैले हुए थे और दूर दूर तक पहाड़ियां थी। हम तीनों ही थे। ग्रुप का कोई और लड़का हमारे साथ नहीं था। वो लोग मुख्तलिफ सिमतों में निकल गए थे। मैंने सीता की तरफ देखा। उसने दोनों टांगे आगे को पसार ली थी और कदरे नीचे झुककर दोनों हथेलियां जमीन पर टिका रखी थी। मुझे प्यास लग रही है। वो सीधी होकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन लगता है यहाँ कहीं पानी नहीं मिलेगा। अब्दुर्रहमान भी सीधा होकर बैठ गया और कंधे पर लटकी हुई पानी की बोतल उतार कर सीता की तरफ बढ़ा दी। हम जब बाहू किला के करीब खंडरों से मानसर झील की तरफ रवाना हो गए थे तो 4-5 मुजाहिदीन के पास पानी की बोतलें देखी गई थी और फिर मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अब्दुर्रहमान के पास भी ऐसी ही कोई बोतल मौजूद होगी। सीता ने 1-2 घूंट भरने के बाद बोतल मेरी तरफ बढ़ा दी। बोतल का वजन बता रहा था कि इसमें पानी की मिकदार ज्यादा नहीं थी। मैंने भी सिर्फ 2 घूंट भरने के बाद बोतल अब्दुर्रहमान की तरफ बढ़ा दी। उसने भी 1-2 घूंट भरे और ढकना बंद करके बोतल दोबारा कंधे पर लटका ली। मैं तो समझा था कि तुम वहाँ से भाग निकलोगी या कहीं दुबक कर खौफ के मारे थर थर कांपने लगोगी।
होगी, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर साबित हुई हो। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। पहला झटका तो मेरे लिए वाकई नाकाबिले बर्दाश्त था। सीता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। जब हर तरफ से फायरिंग शुरू हुई तो एक लम्हे को मेरा दिल चाह रहा था कि वहाँ से भाग निकलूं, लेकिन तुमने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैंने राइफल पर हाथ जमा दिया। ऐसे मौके पर भागने की कोशिश का नतीजा खौफनाक मौत की सूरत में ही निकलता है। मैंने कहा, पुष्ट पर गोली खाने से बेहतर है आदमी सीने पर गोली खाए। ये मेरा पहला तजुर्बा था। सीता ने जवाब दिया। आइंदा ऐसा कोई मौका आया तो सीना तान कर खड़ी हो जाऊंगी। माफ करना सीता जी, अब्दुर्रहमान ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तुम्हारे बारे में मैं कुछ शुबहात में मुब्तला था, लेकिन अब मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया। सीता इस मर्तबा खुलकर मुस्कुरा दी। दरअसल मेरा नाम सुन के कोई भी यकीन नहीं करेगा कि मुझे हुर्रियत पसंदों से हमदर्दी है, जबकि हकीकत यह है कि अब मैं अपने आप को इन्हीं में से एक समझती हूँ और आप लोगों की तहरीक में रहते हुए अपनी जान तक दाव पर लगा दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि इसके बदले में मुझे इस आजाद धरती पर दफन होने के लिए 2 गज जगह तो मिल ही जाएगी। आपने हुर्रियत पसंदों का साथ देने का फैसला क्यों किया? अब्दुर्रहमान ने पूछा। ये कहानी ज्यादा पेचीदा नहीं, सीता ने जवाब दिया और अपने मामा की बस्ती में पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताने लगी। आखिर में वो कह रही थी कि शिमरोज के किरदार और इसकी बातों ने भी मुझे मुतासिर किया और तब मुझे इदराक हुआ कि मैंने गलत धरती पर, गलत घर में और गलत वक्त पर जन्म लिया था। मुझे तो सरजमीन कश्मीर के किसी मुसलमान घराने में जन्म लेना चाहिए था, जहाँ होश संभालते ही मेरे हाथों में बंदूक होती और मैं अपने हजारों मुजाहिद भाइयों के साथ दुश्मन से बरसरे पैकार होती और लोग मुझे अंगूरी के नाम से जानते। अंगूरी? अब्दुर्रहमान बोला। आप तो उस अजीम मुजाहिदा से मिली होंगी सीता जी। नहीं, मैं अंगूरी से नहीं मिली, लेकिन वो वाकई बहुत अजीम मुजाहिदा थी। सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सीता ने अंगूरी को नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुन सुनकर वो उससे बेहद मुतासिर हुई थी और 2-3 रोज से तो वो कसरत से उसका तस्करा कर रही थी। हमें वहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर हम उठकर आगे चल पड़े। अब्दुर्रहमान का ख्याल था कि जम्मू में भारतीय फौजी हाई कमान को इस वाक़े की इत्तला मिल गई होगी और हो सकता है कि फौजी दस्ते हमारी तलाश में पहाड़ों की तरफ रवाना हो चुके हों। हालांकि इसकी तवक्को कम थी, क्योंकि भारतीय फौजी रात की तारीकी में पहाड़ों की तरफ जाने से हमेशा गुरेज करते हैं। अलबत्ता इस इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए हमारी तलाश शुरू कर दी जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के पास ऐसे रूसी गनशिप हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे जिनमें लगे हुए आलात से रात की तारीकी में भी देखा जा सकता था। ये हेलीकॉप्टर बुलंदी पर परवाज करते हुए हमें तलाश कर सकते थे, इसलिए हम जल्द अज जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंचना चाहते थे। हम बंजर और वीरान पहाड़ों में तेज तेज चल रहे थे। सीता ने अपनी राइफल कंधे पर लटका रखी थी और मैंने उसका हाथ थाम रखा था और फिर वो मेरे बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए। फिजा में हेलीकॉप्टरों के परों की हल्की सी पड़पड़ाहट सुनाई देने लगी। अब्दुर्रहमान चीखा, कमांडर भागो इस तरफ। वो एक तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने सीता का हाथ मजबूती से पकड़कर एक तरफ दौड़ लगा दी, जहाँ कुछ ऊंचे हेवले नजर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज वाज़ेह होती जा रही थी और फिर वो हेलीकॉप्टर नजर आ गया। वो गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं था, उसके नीचे सर्च लाइट न थी। हेलीकॉप्टर के पैंदे से फूटने वाली धार नीचे आते हुए फैलती जा रही थी और एक वसी इलाका तेज रोशनी की जद में था। अब्दुर्रहमान एक चट्टान की खूह में दुबक गया था। मैं उससे कुछ फासले पर था और हमारा रुख भी किसी कदर दूसरी तरफ था। हमसे चंद गज आगे कैक्टस के दरख्तों का एक झुंड सा नजर आ रहा था। झुंड से चंद गज दूर सीता लड़खड़ा कर गिरी। हेलीकॉप्टर करीब आ रहा था। मैंने झुककर सीता का हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ कैक्टस के झुंड में ले गया। कैक्टस के पौधे डंडल की सूरत में बिल्कुल सीधे होते हैं और उन पर छोटी छोटी पत्तियां भी बराए नाम ही होती हैं, इसलिए इन पौधों का साया भी घना नहीं होता। लेकिन हमारे कपड़े गहरे रंग के थे, इसलिए ये उम्मीद ही की जा सकती थी कि हमें ऊपर से नहीं देखा जा सकेगा। मैंने सीता को साथ लिए हुए कैक्टस के पौधे के झुंड में छलांग लगा दी। सीता के मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। मैं भी बेख्तियार कर्रा उठा। कांटों से मेरे हाथ और बाजू छिल गए थे। चेहरे पर भी एक खराश आई थी और गालिबन सीता को भी कांटे ही चुभे थे, इसलिए वो चीखी थी। सीता मेरे साथ लिपट गई थी। हम दोनों बेहिस्सो हरकत पड़े रहे। हेलीकॉप्टर बुलंदी से परवाज करता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा था और फिर तेज रोशनी का वसीउल अरीज दायरा हमसे तकरीबन 50 गज के फासले से गुजर गया। हेलीकॉप्टर के काफी दूर निकल जाने के बाद भी हम बेहिस्सो हरकत पड़े रहे और फिर पहले मैंने सर उठाकर इधर उधर देखा और फिर सीता को हटाकर आहिस्ता आहिस्ता उठते हुए पीछे की तरफ रेंगने लगा। सीता भी इसी तरह रेंगते हुए पौधों के झुंड से बाहर आ गई। वो करा रही थी। मेरे जिस्म पर भी खराशी आई थी, जिनमें शदीद जलन हो रही थी। अब्दुर्रहमान भी अपनी कमीनगाह से निकल आया। हम चंद लम्हे वहाँ खड़े इधर उधर देखते रहे और फिर तेजी से एक तरफ चलने लगे। हमने रेस्ट हाउस पर जिस शिद्दत से फायरिंग, रॉकेट और गोले बरसाए थे, इससे अंदाजा होता था कि वहाँ अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ था। लेकिन लाशें तो मैंने अपनी आंखों से गिरते हुए देखी थी। वो सब फौज के आला अफसरान थे। उनमें से कई यकीनी तौर पर मारे गए होंगे। कमांड हेडक्वार्टर में
इत्तला मिलते ही कोहराम मच गया होगा। जिस तरह रात ही में हेलीकॉप्टरों के जरिए हमारी तलाश शुरू हो गई थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो हर कीमत पर हमें पकड़ना चाहते थे और मुझे यकीन था कि फौज के कई दस्ते भी हमारी तलाश में पहाड़ियों में पहुंच गए होंगे ताकि हमें ज्यादा दूर जाने का मौका न मिल सके। हम कहीं रुके बगैर तेज तेज चलते रहे। इस दौरान एक मर्तबा और हमें हेलीकॉप्टर से बचना पड़ा था, लेकिन इसके बाद ऐसी कोई सूरत-ए-हाल पेश नहीं आई। सीता की बुरी हालत हो रही थी, लेकिन मैं उसे हाथ से पकड़े खींच रहा था। पौ फुटने लगी थी। उस वक्त तक हम जम्मू शहर से मीलों दूर दरिया के किनारे पर पहुंच चुके थे। इस इलाके में कुछ दूर तक दरख्त भी थे। हम थोड़ी देर दरिया के किनारे पर रुके और फिर ताज़ा दम होकर आगे बढ़ने लगे। अब हमें दरख्तों और ऊंची चट्टानों की आड़ भी हासिल हो गई थी। अगर कोई हेलीकॉप्टर इस तरफ आ भी जाता तो हम आसानी से कहीं छुप सकते थे। दिन की रोशनी फैल गई और फिर धूप निकल आई। हम दरिया के साथ साथ चट्टानों में चलते रहे। धूप जैसे जैसे तेज हो रही थी, चट्टानें तप रही थी और गर्मी में इजाफा हो रहा था। मेरी कमीज पसीने में तर हो रही थी। मैंने सीता की तरफ देखा। उसकी भीगी हुई कमीज भी जिस्म से चिपकी हुई थी। अब्दुर्रहमान की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। और कितनी दूर जाना है, कोई ठिकाना है, या हम इसी तरह वीरान पहाड़ों में भटकते रहेंगे? सीता ने एक जगह रुक कर कहा। उसका सांस फूल गया था और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। अब हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं, अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया। ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे में वहाँ पहुंच जाएंगे। और फिर वाकई तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हम एक गार में पहुंच गए। वो गार भी अजीब तरह का था। एक नदी से दूसरी तरफ संगलाख चट्टानों में गहराई की तरफ एक तंग सी सुरंग थी। तकरीबन 10 फुट ढलान उतरने के बाद हमवार जगह थी और फिर वहां से गार दाईं तरफ मुड़ गया था, जो काफी कुशादा और सुरंग की तरह बहुत तवील था। दूसरी तरफ तकरीबन 20 गज आगे रोशनी नजर आ रही थी। उस सुरंग में भी ऊपर किसी तरफ से पानी बह रहा था, जिससे तकरीबन 1.5 फुट चौड़ी नदी सी बन गई थी। यही जगह मुनासिब रहेगी। अब्दुर्रहमान एक साफ सी जगह देख कर रुक गया। यहाँ पानी भी है और हवा भी आ रही है। सीता एकदम ढेर हो गई। उसने जानवरों की तरह नदी में मुंह डालकर पानी पिया और फिर पुश्त के बल लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। 15-20 मिनट बाद ही हमारे हवास ठिकाने आ सके। हमारे कपड़े पसीने में भीगे हुए थे और गार के खुले हिस्से से आने वाली हवा से जिस्म में ठंडक का एहसास हो रहा था। अब्दुर्रहमान ने पतलून की जेब में से एक छोटी सी पोटली निकाल कर सामने रख दी। उसमें भुने हुए सफेद काबली चने थे। मेरी पतलून की जेब में भी चने मौजूद थे। मैंने निकाल कर उसे खुली हुई पोटली में डाल दिया। हम तीनों ने चने खाए और पेट भरकर पानी पी लिया। यह गार कहाँ पर है? मेरा मतलब है करीब जवार में कोई आबादी है या? सीता ने अब्दुर्रहमान की तरफ देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से 5 मील दूर मस्तवारी नामी एक कस्बा है, अब्दुर्रहमान बता रहा था। जम्मू से ट्रेन पर सवार हो तो 10-12 मील के फासले पर मस्तवारी पहला रेलवे स्टेशन है। कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं है। हिंदुओं, सिखों, डोगरों और मुसलमानों की मिलीजुली आबादी है। शाम का अंधेरा फैलने के बाद हम इस कस्बे में पहुंच जाएंगे। वहाँ 2-3 घर हमारे महफूज ठिकाने हैं। 2-4 रोज वहाँ रहकर सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आराम करने को जी चाहता है, मैंने कहा और दीवार से टेक लगाकर टांगे पसार ली। सीता मुझसे पहले ही आंखें बंद कर चुकी थी। ठीक है, तुम लोग कुछ आराम कर लो, मैं जागता रहता हूँ, अब्दुर्रहमान ने कहा। और फिर थोड़ी ही देर बाद मैं भी दीवार से टेक लगाकर ऊँघने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कितनी देर सोया हूँगा कि अब्दुर्रहमान ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मेरे दिमाग में सनसनाहट थी और आंखों में शदीद जलन हो रही थी, जैसे किसी ने मुट्ठी भर के मिर्चें झोंक दी हों। उठ जाओ कमांडर, बाहर कोई आ रहा है, अब्दुर्रहमान ने सरगोशी की। मैं उछल पड़ा। मेरी नींद काफूर हो गई। मैंने लपक कर राइफल उठा ली और सीता को भी झंझोड़ कर जगा दिया। उस तरफ अब्दुर्रहमान ने सरगोशी की। उस तारीक गोशे में हम तीनों बड़ी फुर्ती से गार के एक तारीक गोशे में दुबके रहे। सीता को पीछे कर दिया गया और मैं और अब्दुर्रहमान राइफल संभाले आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगे। गार के नदी वाले दहाने की तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो लम्हा ब लम्हा करीब पहुंच रही थी। कदमों की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कम से कम 2 आदमी थे, जो बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। हमने अपनी राइफलें बिल्कुल तैयार रखी थी। हम तारीकी में थे और हमारी नजरें गार के मोड़ की तरफ लगी हुई थी, जहाँ से गुजरकर हम भी इस तरफ आए थे। कदमों की आहट बिल्कुल करीब आती जा रही थी और फिर एक इंसानी हेवला मोड़ घूम कर सामने आ गया। वहाँ भी रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उस इंसानी हेवले का लिबास देखकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। वो पुलिस या फौज की वर्दी नहीं थी। लगता है इस तरफ कोई नहीं आया। एक आवाज सुनाई दी। हो सकता है इस तरफ का किसी को ख्याल ही ना आया हो और वो लोग दूसरी तरफ निकल गए हों। बहरहाल हमें यहाँ थोड़ी देर आराम का मौका मिल जाएगा। ये दूसरी कदरे भारी भरकम सी आवाज थी। ये अपने ही लड़के हैं। अब्दुर्रहमान ने मेरे कान में सरगोशी की। इनमें से एक तो वकास है, तुम यहीं रुको, मैं मालूम करता हूँ। अब्दुर्रहमान किसी कदर आगे बढ़ गया और फिर उसने सरगोशाना अंदाज में वकास का नाम लेकर पुकारा। कौन है उधर? कौन है? सामने आ जाओ। वही भारी भरकम आवाज
गार में गूंजती हुई सुनाई दी, मैं हूँ अब्दुर्रहमान। रहमान कहते हुए मजीद आगे बढ़ गया और फिर वो दोनों भी आगे आ गए। उनमें एक वकास था और दूसरा हमीद। ये दोनों भी रात की छापामार कार्रवाई में हमारे साथ शामिल थे। मैं और सीता भी तारीकी से निकलकर सामने आ गए। हमें देखकर उन दोनों के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों नदी के किनारे पर बैठकर मुंह हाथ धोने लगे और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उन दोनों के चेहरे से थकन नुमाया थी। किस तरफ से आ रहे हो तुम लोग? कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान ने वकास की तरफ देखते हुए पूछा। हम लोग पहाड़ियों से घूम कर आ रहे हैं, वकास ने जवाब दिया, लेकिन उस तरफ खतरा महसूस करके हम तवील चक्कर काटते हुए इस तरफ आ गए, क्योंकि हमारा ख्याल था कि यही जगह सबसे ज्यादा महफूज थी। अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ पहुँच गए हो। हर तरफ तो रास्ते बंद हो चुके हैं। जम्मू शहर और इसके नवाही इलाकों को फौज ने पूरी तरह घेरे में ले लिया है, क्योंकि उनके ख्याल में रेस्ट हाउस पर हमला करने वाले उग्रवादी शहर और उसके नवा में ही किसी तरफ छुपे होंगे। लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर भी है। वो क्या? अब्दुर्रहमान ने बेताबी से पूछा। फिरोज और शबीर हमारे साथ नहीं रहे, वकास ने जवाब दिया। क्या मतलब? अब्दुर्रहमान ने उसे घूरा। हम 5 आदमी पहाड़ों से भागकर मानसर झील के दूसरी तरफ चल रहे थे। हमारा ख्याल था कि हम दूसरी तरफ निकल आएंगे, लेकिन पहाड़ों में भटककर एक तवील चक्कर लगाने के बाद दोबारा झील की तरफ पहुंच गए। उस तरफ शहर से फौज और पुलिस की एक बड़ी नफरी मानसर झील पर पहुंच चुकी थी और फौजी दस्ते पहाड़ों में घुस आए थे। एक जगह हमारा तसादुम हो गया। बशीर और फिरोज गोलियों का निशाना बन गए। अब्बास पकड़ा गया। मैं और हमीद किसी तरह उन पहाड़ों में निकल कर इस तरफ आने में कामयाब हो गए। अब्बास पकड़ा गया है तो बहुत बुरा हुआ, अब्दुर्रहमान बोला। वैसे कुछ पता चला उनके कितने आदमी मारे गए हैं? कुछ नहीं पता, वकास ने जवाब दिया। अच्छे खासे मारे गए होंगे, वो सब आला अफसर थे। इसके लिए तो पूरी हाई कमान पागल हो रही है। कई प्लाटून पहाड़ों में हमारी तलाश कर रही है। वैसे मेरा ख्याल है ये जगह भी महफूज नहीं। तलाश का दायरा वसी किया जा रहा है। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुँच जाएं, आप लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है? अब्दुर्रहमान ने पूछा। हम लोग भी नदी के साथ साथ सफर करते हुए शहर की तरफ निकल जाएंगे और अगर मौका मिला तो वहाँ से सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, वकास ने जवाब दिया। वो लोग देर तक इस मौजू पर बातें करते रहे। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसी सूरत हाल में ये जगह भी हमारे लिए महफूज नहीं है। अगर जम्मू शहर को भी सील कर दिया गया तो हम यहाँ फंस कर रह जाएंगे। मैंने इस खदशे का इजहार किया तो अब्दुर्रहमान बोला, रिस्क तो लेना पड़ेगा कमांडर, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इन बंजर पहाड़ों में दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। अगर तलाश का सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया तो हम जिंदगी भर इन पहाड़ों से नहीं निकल सकेंगे। वो दोपहर का वक्त था। हम लोग प्रोग्राम बनाते और तर्क कर देते और बिलाखिर यही तय पाया कि शाम का अंधेरा फैलते ही यहाँ से निकलकर बस्ती का रुख किया जाएगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। शाम का अंधेरा फैलते ही हम रवाना हो गए। तकरीबन 1 मील दूर तक हम सब दरिया के किनारे के साथ साथ इकट्ठे चलते रहे और फिर हम तीनों ने रास्ते बदल लिए और वकास और हमीद दरिया के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। पहाड़ों में 5 मील का वो फासला तय करने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा और इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। अब्दुर्रहमान ने हमें खेतों में रोक दिया और अपनी राइफल भी हमारे हवाले करके खुद कस्बे की तरफ रवाना हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 2 घंटों बाद हुई। उसके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी भी मौजूद था जो हमारे लिए खाने को भी लेकर आया था। वो सिकंदर था। उससे मिलने वाली इत्तलात बड़ी खौफनाक थी। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह सवेरे एक फौजी पार्टी इस तरफ आई थी। बाज मुसलमानों और मुश्तबा किरदार के हामिल हिंदुओं के घरों की तलाशी भी ली गई। फौज तो 2-3 घंटों बाद वापस चली गई, लेकिन सादा लिबास में चंद आदमी अब भी कस्बे में मौजूद थे, जिनके बारे में सबको यही शुबा है कि उनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। दूसरी खौफनाक इत्तला ये थी कि रात को हमारे 2 आदमी पकड़े गए थे। अब्बास तो रात ही को पकड़ा गया था, जबकि दिलावर नामी नौजवान सुबह सवेरे इन पहाड़ों में फौजों के हाथ लग गया था और दिलावर ने तशद्दुद के सामने हथियार डाल दिए थे और ये बता दिया था कि यह मंसूबा अब्दुर्रहमान ने तैयार किया था और छापामार कार्रवाई की क़यादत शिमरोज ने की थी। इसके साथ सीता नाम की एक हिंदू लड़की भी थी। दिलावर ने यह भी शुबा जाहिर किया था कि वो लोग बाहू किले के नवाई खंडरात में हैं या जम्मू के मगरिब में वाक़या विष्णु देवता के गारों वाले मंदिर में पनाह ले सकते हैं। और ये इत्तफाक था कि विष्णु देव के मंदिर वाले गार शहर की मुख्तलिफ सिमत में 29 मील के फासले पर थे और बाहू किला भी शहर की दूसरी तरफ था। जबकि हम पहाड़ों में तवील चक्कर काटते हुए मुख्तलिफ सिमतों में आ गए थे। इसका मतलब था कि हमारी तलाश के लिए तमाम तर तवज्जो उस तरफ होगी। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह जम्मू से पठानकोट जाने वाली ट्रेन को भी जम्मू स्टेशन से रवानगी की इजाज़त नहीं दी गई। शहर और इसके नवाही इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और हमारी तलाश में पूरे शहर में घर घर तलाशी ली जा रही थी और हमारा उस तरफ रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ था।
सिकंदर से मिलने वाली अहम तरीन खबर ये थी कि रात को हमारी छापामार कार्रवाई में 17 फौजी अफसर मारे गए थे, जिनमें 3 ब्रिगेडियर, 5 कर्नल और मेजर और कैप्टन वगैरह भी थे। कई अफसर शदीद जख्मी हुए थे। इन फौजी अफसरों के साथ मरने वाली औरतों की तादाद 16 थी, जबकि कई औरतें शदीद जख्मी थी। अब्दुर्रहमान के कहने के मुताबिक जम्मू के कोर कमांडर को भी इस महफिल में शरीक होना था, मगर वो किसी वजह से नहीं आ सका था और उसकी किस्मत ही अच्छी थी कि वो वहां से दूर ही रहा था। सिकंदर के कहने के मुताबिक आज सुबह ही से दिल्ली से हेलीकॉप्टरों की आमदोरफ्त लगी हुई थी। कई मंत्री और आला तरीन सरकारी हुक्काम सुबह सवेरे ही दिल्ली से जम्मू पहुंच गए थे। सतवारी रेलवे स्टेशन पर फौजियों की एक पार्टी सुबह से ही मौजूद थी। वो हर शख्स पर कड़ी नजर रखे हुए थे और बाज बेगुनाहों को पकड़कर मारा पीटा भी गया था। सिकंदर के कहने के मुताबिक इन हालात में हमारा कस्बे में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं था। उसने हमें मशवरा दिया कि हम वहां रुकने के बजाय आगे रवाना हो जाएं। 10 मील आगे एक और गांव और रेलवे स्टेशन था, शायद वहां सूरत-ए-हाल बेहतर हो। सिकंदर ने हमारे लिए खच्चरों का बंदोबस्त भी कर दिया और हम आबादी से दूर रहते हुए आगे रवाना हो गए, लेकिन अगला गांव भी हमारे लिए महफूज नहीं था। इस तरह हम वहां भी रुके बगैर आगे निकल गए। इस तरह हम खच्चरों पर रात भर सफर करते हुए एक कस्बे में पहुंचे। ये कस्बा खासा बड़ा था और इस कस्बे के आसपास पहाड़ी सिलसिला बतदरीज खत्म होता जा रहा था। आगे मैदानी इलाका भी था और सरसब्ज फसलें लहराती हुई नजर आ रही थी। कस्बे में एक जगह हमें पनाह भी मिल गई और दिन और रात हमने वहीं गुजारा और उसके अगले ही रोज अब्दुर्रहमान से रुखसत होकर पठानकोट की तरफ जाने वाली बस में सवार हो गए। हमारे साथ 2 बूढ़ी औरतें और 2 आदमी भी थे। सीता उन औरतों के साथ थी और मैं उन बूढ़े आदमियों के बीच में बैठा हुआ था। जसमीरगढ़ में बस रुकी तो पुलिस की भारी नफरी ने बस को घेरे में ले लिया और बस से उतरने वाले हर मुसाफिर से पूछगछ की जाने लगी। 2 पुलिस वाले भी बस में घुस आए थे। मुझसे भी कुछ ऐसे ही सवालात पूछे गए जिनके बारे में मुझे पहले ही समझा दिया गया था। मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे रिश्तेदारों के नाम और मैं क्या करता हूँ वगैरह वगैरह। मेरे साथ बैठा हुआ बूढ़ा नवाबुद्दीन भी उस आड़े वक्त में बड़ा काम आया। उसने कस्बे के एक पुलिस अफसर का नाम भी ले लिया कि हम उसके रिश्तेदार हैं, हमारे बारे में उससे मालूमात हासिल की जा सकती हैं। खुदा खुदा करके दोपहर के करीब बस पठानकोट पहुंच गई। बस से उतरते हुए भी मैंने महसूस किया था कि आसपास खड़े हुए चंद पुलिस वाले और कुछ सादा लिबास मुसाफिरों को कड़ी नजरों से घूर रहे हैं। जम्मू की तरफ से आने वाले हर शख्स को मुश्तबा निगाहों से देखा जा रहा था। जम्मू की तरफ से आते हुए पंजाब का पहला बड़ा शहर पठानकोट इन चंद शहरों में से एक था जिसकी तामीर में मुगलों ने भी अहम किरदार अदा किया था। लारी अड्डे पर उतरकर तांगा स्टैंड पर कोचवान शहरों के मुख्तलिफ इलाकों की आवाजें लगा रहे थे और लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने तांगों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। एक तांगे वाला मोहल्ला फिरोजपुरा की आवाजें लगा रहा था। हम उस तांगे पर बैठ गए। मैं उन 2 बूढ़ों के साथ आगे बैठ गया, जबकि सीता औरतों के साथ पीछे बैठ गई। उनका सामान एक गठड़ी जिसमें कस्बे की कुछ सौगातें थीं, मैंने अपनी सीट के आगे पैरों के करीब रख लिया। शदीद गर्मी के बावजूद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का अज़्दहाम था। बाजारों में खूब रौनक थी। तांगा मुख्तलिफ सड़कों पर होता हुआ तकरीबन पौना घंटा में मोहल्ला फिरोजपुरा में एक मस्जिद के करीब रुक गया। उमरदीन नामी एक बूढ़े ने किराया अदा किया और हम नीचे उतर आए। मैंने वो गठड़ी सर पर उठा ली और उनके पीछे चलने लगा। सीता भी मेरे साथ ही चल रही थी। फिरोजपुरा में एक मेन बाजार और दाएं बाएं लातादाद गलियां थी। बाज गलियां तो काफी कुशादा थी और बाज गलियां इस कदर तंग थी कि 3 आदमी पहलू पर पहलू मुश्किल चल सकते थे। ज्यादा आबादी सिखों और मुसलमानों की थी, हिंदू भी नजर आ रहे थे। तकरीबन 1 फरलांग तक मेन बाजार में चलते रहने के बाद हम एक कुशादा गली में दाखिल हो गए। सुर्ख ईंटों का मकान कदीम फन तामीर की अक्कासी कर रहा था। ज्यादातर मकानात 2 मंजिला थे। इस कुशादा गली में तकरीबन 50 गज का फासला तय करने के बाद हम एक और गली में दाखिल हो गए और दाईं तरफ वाले चौथे मकान के सामने रुक गए। दस्तक के जवाब में दरवाजा जल्द ही खुल गया। इस मरकजी दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक तरफ बैठक का दरवाजा था और दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए सुर्ख ईंटों वाली सीढ़ियां थी। बैठक का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पंखा चल रहा था मगर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। उमरदीन ने मुझसे गठरी ले ली। मुझे और सीता को बैठक में बिठाकर वो सब लोग अंदर चले गए। सीता ने चेहरे पर से घूंघट हटा लिया, बल्कि दुपट्टा उतार कर एक कुर्सी पर डाल दिया और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। पसीने से उसका चेहरा भी तर हो रहा था। मैं एक कुर्सी पर बैठकर कमरे का जायजा लेने लगा। तकरीबन आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र औरत एक ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे में 2 गिलास और एक शीशे का जग था जो नींबू के शरबत से लबरेज था। उस औरत के अंदर दाखिल होते ही सीता ने जल्दी से दुपट्टा उठाकर सर पर डाल लिया और मैं भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और उस औरत को सलाम किया। औरत ने ट्रे
तपाई पर रख दी, मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरा, सीता को गले लगाकर पेशानी पर बोसा दिया। बैठो तुम लोग, खड़े क्यों हो? वो बारी बारी हमारी तरफ देखते हुए बोली, पानी पियो, धूप से आए हो, प्यास लग रही होगी। हम दोनों बैठ गए, एक एक गिलास उठा लिया। गिलास खाली हुआ तो उस औरत ने जग उठाकर इन्हें दोबारा भर दिया। मैं अब्दुर्रहमान की मासी जुबैदा हूँ। वो अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मुझे उमरदीन ने तुम लोगों के बारे में थोड़ा सा बताया है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि तुम दोनों ने हमारे घर को रौनक बख्शी। वो अगरचा उर्दू में बात कर रही थी मगर लहजा कश्मीरी था और पंजाबी जबान के अल्फाज भी बकसरत इस्तेमाल कर रही थी। इसको अपना ही घर समझना बेटा और कोई तकल्लुफ ना करना। जिस चीज की भी जरूरत हो बिला तकल्लुफ कह देना। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि बूढ़ा उमरदीन दरवाजे में नमूदार हुआ। उसके पीछे दोनों औरतें और दूसरा बूढ़ा भी था। अच्छा जुबैदा बेटी, अब हम चलते हैं, उमरदीन ने कहा। अब्दुर्रहमान ने एक अमानत हमारे सुपुर्द की थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो अमानत तुम तक पहुँचाने में कामयाब हो गया हूँ। उसने बात करते हुए मेरी और सीता की तरफ देखा था। ऐसी क्या जल्दी है मामा जी, रोटी खा कर जाना, अभी तो धूप बहुत तेज है, जुबैदा ने कहा। सारी जिंदगी धूप में जलते हुए गुजरी है, अब ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? रोटी हम मोहम्मद शफी के यहाँ खा लेंगे, उमरदीन ने जवाब दिया। जुबैदा के इसरार के बावजूद वो लोग नहीं रुके। उन दोनों ने हम दोनों के सरों पर शफकत से हाथ फेरा और फिर रुखसत हो गए। हम जुबैदा के साथ बैठक से बाहर आ गए। एक लंबा चौड़ा पुख्ता सहन था जिसके ऐन दरमियान में ऊंचा और घना नीम का दरख्त था। उसका गहरा साया दूर दूर तक फैला हुआ था। 2 कमरे सामने थे और 2 दाईं तरफ। दोनों तरफ बरामदे थे। एक तरफ बावर्ची खाना था और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के साथ एक गुसल खाना था। एक गुसल खाना तो ये है, वो उस तरफ इशारा करते हुए बोली, और कमरे में भी गुसल खाना है। आओ बेटी तुम मेरे साथ आ जाओ, ठहरो मैं तौलिए ले आती हूँ। जुबैदा एक ही सांस में बहुत कुछ कहे जा रही थी। वो बात करते हुए एक कमरे में घुस गई और थोड़ी देर बाद वो धुले हुए तौलिए ले आई। लो बेटा, उसने एक तौलिया मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम यहाँ नहा लो और बेटी तुम उस कमरे में चली जाओ, मैं जल्दी से रोटियां पका लूं, तुम लोगों को भूख लग रही होगी। मैं तौलिया लेकर सीढ़ियों के साथ वाले गुसल खाने में घुस गया। तकरीबन आधे घंटे तक पानी के डोंगे भरकर अपने ऊपर उंडेलता रहा और जब नहाकर बाहर निकला तो जुबैदा खाना तैयार कर चुकी थी। उसने नीम के साये में तपाई और 4 कुर्सियां बिछा दी थी और फिर खाना भी वहीं लगा दिया था। वो खुद भी हमारे साथ खाने में शामिल हो गई और उस वक्त पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि वो घर में अकेली थी। बच्चे कहाँ हैं माँ जी? मैंने पूछा और फिर मुझे लगा जैसे मैंने उसके जख्म पर उंगली रख दी हो। जुबैदा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। चेहरे पर नाकाबिले बयान कर्ब के आसार उभर आए। बच्चे, वो एक गहरा सांस लेते हुए बोली, अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर इस नेमत से महरूम रखा। अब्दुर्रहमान मेरी बहन का बेटा है मगर उसे मैंने अपनी ही औलाद की तरह पाला है। उसके दुख को महसूस करके मैंने मौजू बदल दिया और फिर बातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जुबैदा जम्मू की रहने वाली थी। उसका पूरा खानदान वहीं था। कुछ रिश्तेदार पठानकोट के अलावा पंजाब के दूसरे शहरों में भी आबाद थे। उसका शौहर उसका फर्स्ट कजन था। जुबैदा शादी के बाद पठानकोट आ गई थी और कुछ अरसे बाद वो अब्दुर्रहमान को अपने पास ले आई थी। वो खुद बे औलाद थी। उसने अब्दुर्रहमान को अपनी औलाद की तरह पाला और ग्रेजुएशन तक की तालीम हासिल कराई। अब्दुर्रहमान अपने वालिदैन से मिलने के लिए जम्मू जाता रहता था। वो जम्मू और कश्मीर में भारतीय गाजिबों के खिलाफ मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बड़ा मुतासिर था। जम्मू और कश्मीर के हर बाशिंदे की तरह वो भी अपने वतन की आज़ादी के ख्वाब देखने लगा और बिलाखिर मुजाहिदीन की एक तहरीक में शामिल हो गया और कई रोज तक घर से गायब रहने लगा। पुलिस उसको गिरफ्तार करके जम्मू में उसके वालिदैन और दूसरे रिश्तेदारों के घर पर छापे मारती रहती थी। एक मौके पर पुलिस उसकी वालदा को पकड़ कर ले गई और उसे तशद्दुद करके हलाक कर डाला। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने घर आना छोड़ दिया मगर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ उसकी सरगर्मियां बढ़ गईं। 2 दिन पहले जम्मू में जो कुछ हुआ था उसने हिंदू सरकार को हिला कर रख दिया था। जुबैदा कह रही थी, कल यहाँ शहर में हिंदू सरकार और फौज की आला क़यादत के खिलाफ बहुत जबरदस्त मुजाहरा हुआ था। लोग नारे लगा रहे थे। फौज को बागियों की सरकूबी के लिए जम्मू और कश्मीर भेजा गया था मगर ये लोग वहां जाकर रंगरलियां मना रहे थे। लोग मुतालबा कर रहे थे कि फौज से काली भेड़ों को निकाल दिया जाए और जम्मू की फौजी हाई कमान और दीगर आला अफसरों को गिरफ्तार करके आला सतह पर इस वाक़े की तहकीकात कराई जाए। आज के तमाम अखबारात भी जम्मू के ही हवाले से खबरों से भरे हुए थे। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर कहने लगी, मानसर झील रेस्ट हाउस पर कार्रवाई में जिन मुजाहिदीन ने हिस्सा लिया था उनमें अब्दुर्रहमान का नाम भी शामिल है और ये कहा जा रहा है कि इस छापामार कार्रवाई की क़यादत नौजवान मुजाहिद लीडर शिमरोज ने की थी जो कश्मीर में भी भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है और आज मुझे देखकर खुश हो रही थी कि कश्मीर का वो सपूत मेरे सामने बैठा हुआ है।
जुबैदा की बात ने मुझे चौंका दिया। अब्दुर्रहमान को उसने पाला था, उसने इस शहर से ग्रेजुएशन की थी, यहाँ के बहुत से लोग उसे जानते थे और अब जम्मू में फौजी अफसरों के कत्लेआम में भी उसका नाम लिया जा रहा था, जिसका मतलब था कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। पुलिस उस जगह किसी भी वक्त आ सकती थी। मैंने जुबैदा से यही सवाल किया तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अब्दुर्रहमान ने जब तहरीक में शमूलियत इख्तियार की थी तो उसके बाद उसने यहाँ आना छोड़ दिया था और हमने भी यही मशहूर कर रखा है कि वो आला तालीम के लिए अमेरिका गया हुआ है। ये बात तो 4 साल पुरानी हो चुकी है। उसने जब भी कोई कार्रवाई की, जम्मू ही में उसके वालिदैन और रिश्तेदारों के घर पर छापे मारे गए। यहाँ कभी किसी ने आने का रुख नहीं किया। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वक्त आ भी गया तो तुम लोगों को कोई कज़न नहीं पहुंचेगी। आसपास के तमाम घर मुसलमान हैं। तुम लोगों को इस तरह गायब कर दिया जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। बज़ाहिर उसकी बात से मैं मुतमईन हो गया, मगर अंदर से मुतमईन नहीं था और हमें मोहतात रहने की जरूरत थी। शाम 6 बजे के करीब जुबैदा का शौहर भी आ गया। उसकी उम्र 50 के लगभग रही थी। सर के बाल अगरचा सफेद हो चुके थे मगर सेहत काबिल रश्क थी। हमारे बारे में जानकर उसने बड़ी गर्मजोशी का इजहार किया। जुबैदा का शौहर एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिक कंपनी में मुलाजिम था, जिसका एक दफ्तर पठानकोट में भी था। इस कंपनी कि जम्मू और कश्मीर के मामलात को इसी दफ्तर से हैंडल किया जाता था। उस शाम पड़ोस की कुछ औरतें और रिश्तेदारों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। मैं तो जुबैदा के शौहर के साथ बैठक में बैठा रहा, जबकि सीता जुबैदा के पास थी, जहां खवातीन की आमदोरफ्त थी। घर में आने वाले मेहमानों को यही बताया जा रहा था कि हम जालंधर से आए हैं और चंद रोज यहाँ रहकर चले जाएंगे। मानथर झील वाले रेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई के तीसरे दिन और ये सारा वक्त भाग दौड़ करते हुए ही गुजरा था। कहीं आराम करने का मौका नहीं मिला था। थकन ने हम दोनों को निढाल कर दिया था। सीता तो मौका मिलते ही आरामदेह बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, लेकिन मुझे थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मैं बैठ के पुश्ते टेक लगाए नीम दराज सूरत हाल का जायजा ले रहा था जिससे हम गुजर रहे थे। हमारे हाथों 17 आला फौजी अफसर हलाक हो गए थे और कई जख्मी भी थे। हुर्रियत पसंदों की तलाश के लिए जम्मू शहर और इसके गिरदनवा के इलाकों को सील कर दिया गया था और हमारी तलाश का दायरा वसीतर किया जा रहा था। ज्यादा तवज्जो कश्मीर की तरफ जाने वाले रास्तों पर दी जा रही थी। छापामार कार्रवाइयों में मेरा नाम सामने आने के बाद भारतीयों को यकीन हो गया था कि मैं कश्मीर की तरफ ही जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए ज्यादा तवज्जो इसी तरफ दी जा रही थी। ये तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वहां से बहुत दूर एक महफूज जगह पर आ चुका हूँ। एक और बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अब मैं वाकई अपने मुहाज से बहुत दूर आ चुका हूँ। उस रात तो सीता ने साफ साफ कह दिया था कि वो मुझे देखते ही मेरे इश्क में मुब्तला हो गई थी और मुझे कश्मीर से निकाल कर बहुत दूर ले जाना चाहती थी। लेकिन फिर उसने ये भी कह दिया था कि वो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ जंग में मेरे पहलू ब पहलू साथ रहेगी। और उसने अपनी इस बात को सच भी साबित कर दिया था। मानसर झील के रेस्ट हाउस पर छापामार कार्रवाई खुदकुशी के मुतरादिफ थी, लेकिन सीता ने हमारा साथ दिया था और 3 दिन तक भूखी प्यासी हमारे साथ पहाड़ों में भटकती रही थी। सीता के किरदार पर अगरचा मुझे कोई शुबा नहीं था, लेकिन मैं अपने मुहाज से इस कदर दूर निकल आया था कि फिलहाल फौरी तौर पर वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। मेरी तलाश में चप्पा चप्पा छाना जा रहा था और इन हालात में जम्मू और कश्मीर की तरफ वापसी का रुख अख्तियार करना मुमकिन नहीं था। शहर की किसी इमारत पर लगी हुई घड़ियाल ने 3 बजे का ऐलान किया। मैंने गर्दन घुमाकर सीता की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। नींद में वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा और फिर बिलाखिर नींद को मुझ पर तरस आ ही गया। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली तो सीता बिस्तर पर नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था और जाहिर है वो वहाँ भी नहीं थी। मैं कुछ देर करवटें बदलता रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी से नहाने के बावजूद दिमाग की तपिश कम नहीं हो रही थी। मैं बाथरूम से निकला ही था कि सीता कमरे में दाखिल हुई। उसने दोनों हाथों में चाय के कप उठा रखे थे। ओह, तुम उठ गए। वो चाय के कप छोटी मेज पर रखते हुए बोली, मैं तो समझी थी कि तुम्हें जगाने के लिए झंझोड़ना पड़ेगा। हम दोनों कुर्सियों पर बैठकर चाय पीने लगे। जुबैदा का शौहर 8 बजे अपनी ड्यूटी पर जा चुका था और जुबैदा अपने कमरे में किसी पड़ोसन से बातें कर रही थी और फिर 10 बजे के करीब हम भी नीचे आ गए। उस वक्त जुबैदा अकेली थी। उसने हमारे लिए नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करने के बाद मैं और सीता शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए घर से रुखसत हो गए। जुबैदा ने जबरदस्ती सीता को 2000 रुपए दे दिए ताकि हम जरूरत की चीजें खरीद सकें। गर्मी के बावजूद बाजार में रौनक थी। शहर की जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। अलबत्ता वो इलाका जहां आला हुक्काम के सरकारी दफ्तर थे, उस तरफ हिंद सरकार के खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे। एक मखसूस तबका था जो जम्मू
में मानसर झील पर आला अफसरों कत्लेआम पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहा था, जबकि आम शहरियों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहम हर जगह मौजू यही था, लोगों के पास सिर्फ अखबारी मालूमात थी और वो इन्हीं पर तबसरे कर रहे थे। हम 2 बजे तक बाजार में घूमते रहे। सीता ने जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। मैंने जम्मू से शाया होने वाला एक अंग्रेजी अखबार भी खरीद लिया। हमें बड़े जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन हम एक जगह चाट के अलावा कुछ न खा सके, क्योंकि जुबैदा ने कहा था कि दोपहर का खाना हम घर पर ही खाएं, और फिर 3 बजे के करीब हम घर पहुंच गए। खाने के बाद मैं अखबार लेकर नीम के दरख्त के नीचे बैठ गया। चौथे दिन के बावजूद अखबार इन्हीं खबरों से भरा हुआ था। कई जख्मी पुलिस अफसरान और इन औरतों की तस्वीरें थी जिनके साथ रंगरलियां मनाते हुए वो घायल हुए थे। इस वाकयात की तहकीकात के लिए इस रोज आला सतह की एक कमेटी भी कायम कर दी गई थी और तर्जुमान के बयान के मुताबिक तहकीकात में कुछ पेशरफ्त हुई थी। एक और खबर ने मुझे चौंका दिया। उस रात की छापामार कार्रवाई में हिस्सा लेने वाला बिलाल नाम का एक लड़का जम्मू से कई मील दूर उधमपुर शहर से पकड़ा गया था और उसने इंतहाई तशद्दुद उठाने के बाद तफ्तीशी अफसरों को यही बताया था कि शिमरोज श्रीनगर की तरफ जा चुका है, जहां वो किसी फौजी कैंप पर एक और कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन ने मेरे और दूसरे साथियों के बारे में भारतीय अफसरों को गुमराही किया था। हम तकरीबन 1 हफ्ते जुबैदा के मेहमान रहे। कश्मीर की तरफ वापस जाने का चांस नहीं था। सीता ने बिलाखिर मुझे अपने साथ राजस्थान चलने पर मजबूर कर दिया और फिर उससे अगले ही रोज हम अपने मेहरबानों से रुखसत हो गए। जुबैदा ने हमारी जरूरियात के लिए एक माकूल रकम भी दी थी। पठानकोट से रुखसत होकर ट्रेनों और बसों में सफर करते हुए हम तीसरे रोज शाम को पंजाब की सरहद से निकलकर राजस्थान की शहर हनुमानगढ़ पहुंच गए। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था और मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए क्या था।